नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 6 जो कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन भी स्टूडेंट्स को टेस्ट ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो रही थी उनके लिए हम लोग ने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट में आपके जो पहले के 5 मॉक टेस्ट हैं वो वहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं, तो एक ही साथ आप उन 5 मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो रही थी मॉक टेस्ट 2 कहाँ है, 3 कहाँ है, 4 क्या है, कहाँ है, तो अब उनको ये परेशानी नहीं होगी। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इन्फॉर्म कर दिया करिए। चलिए, अब आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर हम एंटायर सिलेबस की जब बात कर रहे हैं तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपके यूपीपीसीएस बैच 2025 के लिए है। मेंस में जितने भी जीएस के पेपर हैं वो जीएस पेपर कवर कराए जाएंगे, हिंदी पेपर, एसए पेपर भी कवर करवाया जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। जो कोर्स है वो बायलिंगुअल है, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक राइटिंग प्रोग्राम भी लेकर आया है जो कि यूपीपीसीएस मेंस 2024 के लिए है। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग आंसर्स वाले होंगे और 3 जो होंगे वो शॉर्ट आंसर्स वाले होंगे। यहाँ पर आपको 2 सेट दिया जाएगा पेपर का। एक सेट में तो आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड की जाएगी 5 क्वेश्चंस के। ठीक है, मॉडल आंसर दिया जाएगा, और जो दूसरा सेट होगा उसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको खुद लिखने होंगे और भेजने होंगे। फिर उन आंसर्स को चेक कराकर आपको फीडबैक दिया जाएगी कि कहाँ कहाँ आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो क्लास अगर इस राइटिंग प्रोग्राम से आपको जुड़ना है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्लास, ये ट्रिब्यूटरी पर बेस्ड प्रश्न है। आप देखिए इसको तब तक। जमुनिया और बराकर किसकी सहायक नदियां हैं, ये पूछा गया है आपसे। Whose tributaries are जमुनिया एंड बराकर? तो बताइए, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की, दामोदर की या फिर लोहित की? तो यहाँ पर देखिए क्लास, मैं आपको छोटा सा हिंट देती हूँ कि इस नदी को हम सौरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो किस नदी को हम सौरो ऑफ बंगाल कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर जो नदी है ना, ये मुख्यतः झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। और यहाँ पर जमुनिया हम देख लें, बराकर देख लें, अजय, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? ये सब दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर लोहित की अगर हम बात करें तो लोहित किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी है लोहित, दिहांग, दिबांग, ये सब याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम में आपकी फ्लो कर रही है। दिहांग देखेंगे, दिबांग देखेंगे, लोहित देखेंगे, ये सब ट्रिब्यूटरी ब्रह्मपुत्र रिवर की है। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है दामोदर, जिसे हम क्या कहते हैं? सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरीके से परीक्षा में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सौरो ऑफ बिहार हम किसे कहते हैं? बिहार। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? कौन सी नदी शोक नदी के नाम से जानी जाती है बिहार में? तो कोसी, याद रखिएगा, कोसी रिवर, ये भी याद रखिएगा, बिहार में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब दामोदर का अगर मैं आपसे पूछूं, दामोदर हम किन भगवान को कहते हैं? किन भगवान का नाम है दामोदर? तो कृष्ण जी को दामोदर नाम से जाना जाता है ना। तो ये जो शब्द है ना, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक दाम और एक उदर। उदर मतलब पेट और दाम मतलब रस्सी। तो भगवान कृष्ण को यशोदा जी ने रस्सी से बांध दिया था ना, उनके पेट को काट, तो उसी से उनका नाम दामोदर पड़ा। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि दाम
का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? तो रस्सी, और उदर मतलब तो पेट होता है, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि दामोदर रिवर जो है वो मुख्यतः झारखंड और कहाँ से, वेस्ट बंगाल में फ्लो होती है। चलो, इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक बार मैप के थ्रू, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा और सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये दामोदर रिवर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दामोदर रिवर ये है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो धनबाद है। तो परीक्षा के लिए अगर कभी भी पूछे आपसे परीक्षा में कि धनबाद में कौन सी रिवर दिख रही है, तो दामोदर रिवर, याद रखिएगा। इधर मैंने आपको बताया था इनकी ट्रिब्यूटरी अजय आपको याद रखना है, बराकर याद रखना है, ठीक है, जमुनिया याद रखना है, द्वारकेश्वर याद रखिएगा, शीलावती याद रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पर मुंडकेश्वरी याद रखिएगा। ये परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज आप याद रखिए, परेशान मत होइए। अभी मैं 2-3 बार जब इसको आपके मॉक टेस्ट में रिवाइज कराऊंगी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन अभी नोट डाउन कर लीजिए। अजय, बराकर, जमुनिया, ठीक है, द्वारकेश्वर, शीलावती और यहाँ पर मुंडकेश्वरी, नोट कर लीजिए क्लास, ठीक है। और धनबाद में कौन सी रिवर फ्लो कर रही है? दामोदर फ्लो कर रही है। दामोदर मुख्यतः किन 2 स्टेट से फ्लो करती है? झारखंड और वेस्ट बंगाल से, ये भी याद रखिएगा। देखिए, स्टेट का नाम पता होना इसलिए आवश्यक है ना, हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न ना पूछे, लेकिन हो सकता है स्टेटमेंट में आपको कुछ हिंट देने का प्रयास करे। ये जो नदी है वो मुख्यतः झारखंड और वेस्ट बंगाल से पश्चिम बंगाल में फ्लो करती है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो अजय है, ठीक है, इसे हम सौरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। अब हम किस रिवर की बात कर रहे हैं? तो दामोदर रिवर की बात करें। ऐसा भी प्रश्न आपके परीक्षा में बनता है, स्टेटमेंट दिया रहता है, आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, तो याद रखिएगा। चलिए यहां पर देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप पूछा है, सबसे सदर्न मोस्ट द्वीप पूछा है, आइलैंड पूछा है। तो बताइए क्या होगा, दक्षिण अंडमान, मध्य, लिटिल या फिर उत्तर अंडमान? तो यहां पर ABCD में से आपका जो सही उत्तर है वो है लिटिल अंडमान, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब हम इसको मैप में देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है? 10 डिग्री चैनल। नोट डाउन करते चलिए क्लास। जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जस्ट नोट डाउन। फिर अगर हम देखेंगे अंडमान में सबसे नॉर्थ में नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, उसके बाद मिडिल अंडमान है, फिर ये लोअर अंडमान है, और सबसे साउथ में जो दिख रहा है वो क्या है? वो लिटिल अंडमान है। आपके प्रश्न में यही पूछा गया था, कौन सा सदर्न मोस्ट अंडमान का हिस्सा है, आइलैंड है, तो वो लिटिल अंडमान है, याद रखिएगा। निकोबार में अगर हम देखें तो इधर आपको कार निकोबार दिखेगा, ठीक है, और नीचे अगर हम देखेंगे तो ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार दिख रहा है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अब परीक्षा में जो प्रश्न बन रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट बन रहे हैं, और उनको अरेंज करने को बोल दिया जाता है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे। तो ध्यान में रखिएगा, सबसे सदर्न मोस्ट जो है वो लिटिल अंडमान है, ठीक है। चलो अब कुछ और प्रश्नों के माध्यम से अभी हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्लास ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिएगा। इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं है, मैं बता दूँ। यहाँ पर सिर्फ नाम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मालदीव्स की बात करेंगे और मिनिकॉय की बात करेंगे, तो ये एक दूसरे से किस चैनल के थ्रू सेपरेट हो रहा है? 8 डिग्री चैनल के थ्रू, याद रखिएगा। मिनिकॉय मालदीव से किस चैनल के थ्रू सेपरेट हो रहा है? 8 डिग्री चैनल के थ्रू। लक्षद्वीप मिनिकॉय से किस चैनल के थ्रू सेपरेट हो रहा है? 9 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। मिनिकॉय मालदीव से 8 डिग्री, लक्षद्वीप मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल, ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, हमने आपको नॉर्थ अंडमान के दिखाया था मैप में, फिर मैंने आपको मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान की बात की थी, और मैंने आपको क्या बताया था? जो लिटिल अंडमान है वो सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछे कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सा पास सेपरेट कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? डंकन पास। कौन सा पास? डंकन पास, ठीक है। और लिटिल अंडमान को निकोबार से किस डिग्री चैनल से हम सेपरेट कर रहे हैं? तो वो 10 डिग्री चैनल से, ये ध्यान दीजिएगा क्लास, ठीक है। और यहां से ये
नॉर्थ, मिडिल और साउथ जो है वो ग्रेट निकोबार का, ग्रेट अंडमान का पार्ट है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको और रिवाइज कराऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं स्लाइड से हटूंगी ताकि जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि कहाँ से आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग के सामने भी स्क्रीन रहती है तो उसके थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी मेरे स्टूडेंट्स को ये स्लाइड दिख रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए, रिवाइज करने में आसानी होगी। मैं एक बार आपको और रिवाइज कराती हूँ। यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? 8 डिग्री की। रेड पेन ही लेते हैं क्लास ताकि आपको विजिबल हो। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? 8 डिग्री की। ठीक है, उसके बाद हम 9 डिग्री की बात करेंगे, फिर हम 10 डिग्री की बात करेंगे। जब हम 8 डिग्री की बात कर रहे हैं चैनल की, तो ये किसके किसके बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में, दोनों MM है। ठीक है, जब 9 डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, और जब हम 10 डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये अंडमान और निकोबार के मध्य है। ठीक है, और जब डंकन पास की बात होगी तो ये साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। और कभी अगर आपके परीक्षा में पूछे कि जो ग्रेट निकोबार है उसमें कौन कौन से अंडमान का हिस्सा आता है, तो आप बताएंगे नॉर्थ, मिडिल, मध्य और दक्षिण। ठीक है, ये उत्तर, मध्य और दक्षिण, ये चीज याद रखिएगा। जो बैरन आइलैंड है ना, बैरन आइलैंड, ये याद रखिएगा, ये एक वोल्केनो है। ठीक है, और यहाँ पर नरकोंडम की भी याद रखिएगा आप, ये इधर की तरफ आपको मिलेगा। नॉर्थ और मिडिल के बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बैरन आइलैंड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा एक चीज। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग और पॉइंट्स को और प्रश्नों को। चलिए क्लास, अब इन प्रश्नों को आप देखिए। मैं थोड़ा स्लाइड से हटूं ताकि आपको विजिबल रहे। मैं बोल रही हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा इसको। कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है जिसे डैश कहा जाता है। तो अभी हमने देखा अंडमान और निकोबार को किस चैनल के थ्रू अलग किया जा रहा है? 10 डिग्री चैनल के थ्रू। लिख दे, सही है। चलिए टिक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग डैश द्वीप शामिल हैं। तो कितने द्वीप शामिल हैं अगर हम देखेंगे तो 572। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डियावोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डियावोलो जो है वो कहाँ पर है? वो मिडिल अंडमान में है, मध्य अंडमान में, याद रखिएगा। अब तो प्रश्न हिंदी में है तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी। आखिरी देखते हैं, ओनगी, जारवा और सेंटिनली, ये डैश की जनजाति है, तो ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, मैं स्लाइड से हट गई हूँ। लेकिन ये जो भी प्रश्न यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कितने आइलैंड है? 572 अगर हम देखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें जो डियावोलो माउंट है वो कहाँ पर है? वो मिडिल अंडमान में है। और ओनगो, जारवा, सेंटिनली जो है ये अंडमान निकोबार की ट्राइब्स हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चल अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए क्लास, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण हैं, तो नोट डाउन करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, आपके पहले के कमेंट्स मैंने पढ़े, स्क्रीन के सामने से हट जाया करिए मैम, तो अब मैं क्या करती हूँ, पूरी स्क्रीन से हट जाती हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और क्लास, अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो जिसमें कि आपको ये लग रहा हो कि मैम आपने इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा दी है, हमें नहीं समझ में आया, तो आप मुझे प्रश्न भी बता सकते हैं कि मैम मुझे इस प्रश्न का उत्तर फिर से मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ में आया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्यार से लिखिएगा, नहीं तो बहुत रूड लगेगा तो
और जो बच्चे आपके कमेंट्स पढ़ेंगे उनको क्या लगेगा कि मैम ने पढ़ाया ही नहीं अच्छे से है। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न में तो आप मुझे ज़रूर बताया करिए। एक ही स्टूडेंट होगा, अगर वो प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया 10 डिग्री चैनल से अंडमान और दक्षिण निकोबार को अलग किया जाता है। अगर हम उत्तर से दक्षिण तक देखें तो 10 डिग्री चैनल का कितना चौड़ा है ये, तो 150 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम देखेंगे तो 10 किलोमीटर लंबा है। पहले के एग्जाम्स होते तो मैं आपसे कहती इसको मत याद करो, 150 और 10, मैं कहती छोड़ दो, नहीं पूछेगा। लेकिन अब यूपी पीसीएस में पूछा जा रहा है तो हम क्या करें। एक बार ग्रेट बैरियर रीफ का बताया गया था, पूछा गया था कि कितनी लेंथ है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना 150 और 10 एक दो बार पढ़ोगे याद रहेगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ पॉइंट में लिखते चलो। अगर आइलैंड पूछेगा कितने द्वीप हैं तो आप क्या बताएंगे 572, ये आपके परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे तो सैडल पीक कहाँ पर है क्लास, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, हो सकता है सुमेलित करने को दे दे। तो सैडल पीक कहाँ पर है, उत्तरी अंडमान में, ठीक है। अभी हमने देखा माउंट डियावोलो मध्य अंडमान में, मिडिल अंडमान में, ठीक है। फिर कोयोप जो है वो दक्षिण अंडमान में, और ग्रेट निकोबार में हम देखेंगे तो थुइलर, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लीजिए क्लास, ठीक है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद डियावोलो मध्य अंडमान, कोयोप जो है दक्षिण अंडमान, और लास्ट में थुइलर जो है वो ग्रेट निकोबार में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो ये है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो उच्च न्यायालय है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो वो कोलकाता के अधिकार क्षेत्र में है, ठीक है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, ये याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और रॉस द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से, ठीक है। नील द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं, शहीद द्वीप के नाम से। हैवलॉक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, स्वराज द्वीप के नाम से। तो क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से पढ़िएगा इस चीज को। यहाँ पर जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं यहाँ पे डायग्राम पे जब दिखाऊंगी आपको तो और समझ में आएगा। रुको, इस वाली स्लाइड को फिर दिखा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। हट गई है मैम एकदम स्क्रीन से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब यहाँ पर देख लो, रीनेमिंग आइलैंड इन अंडमान, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अगर हम देखें रॉस आइलैंड, तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हो सकता है कभी सुमेलित करने को दे दे, ठीक है। अभी तो ये तो रिसेंट का था ना कि पोर्ट ब्लेयर जो है उसका नाम क्या कर दिया गया, ये करंट अफेयर में था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, विजयपुरम इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन था, विजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नया नाम कर दिया गया है। शहीद द्वीप का अगर हम ओल्ड नेम देखेंगे तो नील आइलैंड था वो, ठीक है। फिर इसी तरीके से हैवलॉक आइलैंड का नाम क्या कर दिया गया है, स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। इसको जब हम बात करेंगे रॉस आइलैंड का तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की जब हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या कर दिया गया, विजयपुरम कर दिया गया है। नील आइलैंड का शहीद द्वीप, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हैवलॉक का तो स्वराज द्वीप, ठीक है क्लास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हम थर्ड प्रश्न को देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की प्राकृतिक शक्ति उच्च होती है। अब बताइए फ्यूज का काम क्या होता है। घर के बाहर फ्यूज लगा रहता है ना, लोग कहते हैं लाइट चली, अरे लगता है फ्यूज उड़ गया। हाँ, तो फ्यूज क्यों लगवाते हैं, फ्यूज क्यों लगवाते हैं कि कभी ऐसा हो कि बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी आए या कुछ आए तो आपके डिवाइस ना उड़े, तुरंत फ्यूज उड़ जाए और लाइट वहीं पर बंद हो जाए। समझ में आ रहा है, अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रहा हो तो फ्यूज उड़े, घर के अप्लायंसेस ना उड़े, गैजेट ना उड़े। तो फ्यूज का जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत कम होता है, ताकि फ्यूज उड़ जाए और तुरंत जो घर से कनेक्टिविटी है वो कट जाए और लाइट चली जाए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका गलनांक उच्च होता है, ये गलत है। जो फ्यूज होता है उसका जो गलनांक होता है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होती है उसकी,
ठीक है, ये याद रखिएगा, लो होना चाहिए ताकि फ्यूज उड़े, घर के अप्लायंसेस ना उड़े। यहां पर दी नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ फ्यूज वायर यूज्ड इन फ्यूज इज हाई, ये सही है। तो 2 सही है आपका, एक बार देख लेते हैं, कथन करिए और सही ना, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट खाली 2 है। ये चीज क्लियर है ना क्लास? तो यहां पर 2 आपका सही उत्तर हो गया, बी आपका सही उत्तर हो गया। देखिए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक उच्च नहीं निम्न होता है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर, जब जैसे ही वोल्टेज बढ़े, फ्यूज का तार जो है वो तुरंत गल जाए तथा अन्य विद्युत उपकरणों की रक्षा हो सके। ठीक है, लाइट कट जाए, नहीं तो अप्लायंसेस उड़ जाएंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए, और अगर हम फ्यूज की बात करें तो इसकी जो प्रतिरोधक शक्ति होती है वो उच्च रखी जाती है, ताकि वोल्टेज बढ़ने पर उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करके उसे बढ़ने से रोका जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी कभी जो सर्किट में आग लग जाती है, लोग कहते हैं सर्किट में आग लगे, इसी की वजह से, क्योंकि फ्यूज की जो स्ट्रेंथ थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से आग पकड़ लेती है। ठीक है, चल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए, ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या है? आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था कि मैम साइंस के क्वेश्चंस भी लेके आइए, तो मुझे भी लगा आज कुछ साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी कहूँगी मैं, लेकिन रिवीजन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, कैलोमल की अगर हम बात करेंगे तो उसका आंसर आपका बी जो है वो सही है। तो 4th का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बना है, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, जब हम कैलोमल की बात करते हैं तो ये मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड यहाँ पर देख लीजिए। इसी तरीके से जब हम जिंक सल्फेट H2O.7H2O की बात करेंगे, ZnSO4.7H2O की जिंक सल्फेट, तो उसको हम उजला थोथा कहते हैं। ठीक है, व्हाइट विट्रोल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो इसे जिप्सम। फिर हम लोग जब बात करेंगे क्लोरो एसिटोफिनॉन की, तो ये अश्रु गैस के लिए भी यूज होती है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विज्ञान की शाखा का अध्ययन बोला गया है। फ्रेनोलॉजी में हम स्कल का अध्ययन करते हैं, खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है और नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही है? तो फ्रेनोलॉजी में हम खोपड़ी का अध्ययन करते हैं, सही है। मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन होता है, ये भी सही है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में अगर हम देखेंगे तो गुर्दे का अध्ययन होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा क्लास। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ को मैं डिस्कस करूंगी जहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हैं जनरल स्टडीज़ की, उसमें साइंस सेक्शन में दिया रहता है कि इसका अध्ययन को हम ये कहते हैं, इसके अध्ययन को हम ये कहते हैं। ऐसे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं वर्षों में 1-2 बार, 2-3 बार, तो पढ़ जरूर लीजिएगा। समय है तो पढ़ते चलिए, अगर समय नहीं होता तो खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करके आगे बढ़ जाते। यहाँ पर देख लीजिए आप, एंटोमोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो कीट पतंग के विज्ञान को हम कहते हैं। फिर ऑर्निथोलॉजी की बात करेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? पक्षी विज्ञान का अध्ययन। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो मानव विकास के अध्ययन की बात करते हैं। पहले मेंस में एक सब्जेक्ट हुआ करता था एंथ्रोपोलॉजी, लोग लेते थे, ठीक है। फिर हम देखें जेनेटिक्स की हम बात करेंगे तो वंशानुगत गुणों के अध्ययन को कहा जाता है। गायनिकोलॉजी जो है वो स्त्री रोग से रिलेटेड है। वायरोलॉजी जो है वो वायरस के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग के अध्ययन को कहते हैं, न्यूरोलॉजी, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। फिर कार्डियोलॉजी हार्ट से रिलेटेड होता है। हिमेटोलॉजी जो है वो यकृत के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। एग्रोनॉमी जो है फसली पादप का अध्ययन, और पेडोलॉजी जो है मृदा का अध्ययन। ये पेडोलॉजी पूछा गया है यहाँ पर, आपका जेनेटिक्स तो पूछ ही लिया जाता है। गायनिकोलॉजी, कार्डियोलॉजी देख लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा सिराओं में अधिक होती है। यहाँ पर बोला गया है जो ब्लड प्रेशर होता है वो वेन में ज़्यादा होता है आर्टरीज के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर देखते हैं हम यहाँ पर रक्त दाब मापने के लिए स्फेग्नोमेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। देखते हैं ना, वो ब्लड प्रेशर वाली मशीन ऐसे ऐसे उसमें ऐसे आपको लगा दिया जाता है, फिर ऊपर पारा जो मरकरी रहते हैं वो ऊपर उठता है, उसी से हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है इसको। फिर मनुष्य में समान प्रकुंचन दाब, यहाँ पर देखिए डायस्टोलिक होता है एक और एक आपका सिस्टोलिक होता है। यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm होता है। ठीक है, मरकरी में है, mm की बात की जा रही है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 mm होता है, नॉर्मल की बात की जा रही है। तो 120 और 80 की रेंज जो है वो नॉर्मल मानी जाती है। ये भी सही है क्लास। ठीक है, तो गलत कौन सा है, ये वाला, पहला वाला आपका गलत है। देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन हमें बताना है। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। जब हम राज्यसभा की बात करते हैं, ठीक है, जब हम अपर हाउस की बात करते हैं तो अपर हाउस एक परमानेंट हाउस है, मानोगे? हाँ, तो ये एक परमानेंट हाउस है जो कि डिसॉल्व नहीं कर सकता। लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर जाता है, पता है ना, डिसॉल्व कर जाएगा 5 साल बाद, लोकसभा डिसॉल्व कर जाएगा, या फिर हो सकता है बहुमत खो दी हो। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया हो, तो उस कंडीशन में भी जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और लोकसभा जो है वो डिसॉल्व कर जाएगी, लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं करती है। संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। तो ये 5वीं सूची में नहीं, ये गलत है। ये कौन सी, चौथी सूची में, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 नहीं 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है असत्य कथन हमें बताने हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताने हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 और 3, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। ध्यान दीजिएगा, बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनकरेक्ट बोला गया है। मैं थोड़ा इधर आ जाऊं, आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको उत्तर बताती हूँ। देखिए, पहले ऑप्शन में बोला गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89वें संविधान संशोधन द्वारा हुई। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य के पद की अवधि प्रभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होती है। फिर आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा, शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और आखिरी है, यह अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक व कानूनी अधिकारों से संबंधित सभी मामलों की जांच एवं निगरानी करती है। तो चलिए बताइए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसको जोड़ा गया था 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो ये सही है। देखिए, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट दोनों को अलग कर दिया गया था, नहीं तो पहले दोनों का कमीशन एक ही हुआ करता था। फिर देखिए, अगर टर्म ऑफ द पोस्ट ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अदर मेंबर्स की बात करें तो ये 6 वर्ष का नहीं, ये 3 वर्ष का होता है। तो यही आपका गलत है। ठीक है, बी आपका गलत है क्योंकि गलत कथन पूछा गया था। जो इनका सर्विस और टेन्योर होता है वो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ कमीशन आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, एकदम सही है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। एंड इट एग्जामिन एंड मॉनिटर्स द ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी सही है। तो यहाँ पर कौन सा एक गलत स्टेटमेंट है, बी आपका गलत स्टेटमेंट है क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, 2004, इसके थ्रू हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग कर दिया। ये आपका आर्टिकल 338 हो गया। ठीक है, और ये अब आर्टिकल 338A हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और अमेंडमेंट हुआ था जिसको कि हम कहते हैं 102nd अमेंडमेंट, 102nd संविधान संशोधन, जिसके के थ्रू आर्टिकल 338B आया।
ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि आपका रिलेटेड है, बताइए। यहां पर हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो 338 बी किससे ऐड हुआ है, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना क्लास। चल आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न ध्यान से देखिए। 10वें प्रश्न में क्या बोला गया है, अरुणाचल प्रदेश व गोवा की लोकसभा सीटों का योग निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा सीटों के बराबर है। तो लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें देखा जाता है रिपीट हो जाती है, तो देख लीजिएगा एक बार। अब यहां पर गोवा और किसकी बात की गई है, अरुणाचल प्रदेश की। ध्यान दीजिएगा, दोनों में सीटों की संख्या जो है वो 2 + 2 है, तो वो 4 के बराबर है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम में देखें तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से इस प्रश्न को बना दिया गया है, तो ये एक अच्छा प्रश्न कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, हम देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में कितनी सीटें हैं, 2-2 सीटें हैं, और हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, ठीक है। तो कुल 4 हुआ, इसी वजह से उसका उत्तर हिमाचल प्रदेश था। अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश में 25 है, यहाँ पर बिहार में देखेंगे तो 80 है, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश में 80 है, बिहार में 40 है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में 11 है, महाराष्ट्र में 48 है। तो एक बार इसको पढ़ जरूर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से रिवाइज करेंगे। आप एक जगह लिख लीजिए, जहां पर भी पढ़ते हैं पेस्ट कर लीजिए, और बार बार उसको पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में बैठता रहेगा। 1 हफ्ते के लिए पेस्ट करिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार रीड कर लीजिएगा, सुबह दोपहर शाम, तो 1 हफ्ते में आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नागालैंड की बात करें, मिजोरम की बात करें, ठीक है, फिर पुडुचेरी, लक्षद्वीप, और यहाँ पर हम देखें लद्दाख में, तो कितनी सीटें हैं, 1-1 सीटें हैं, याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य का बजट प्रस्ताव पारित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधित उद्घोषणा न्यायिक पूर्वावलोकन के दायरे में आती है, ठीक है। यहां पर बोला गया है, द स्टेट बजट रेजोल्यूशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। जो स्टेट है उसका बजट जो है प्रेसिडेंट रूल के समय पार्लियामेंट द्वारा पेश किया जाता है, एकदम सही है, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये भी सही है, ठीक है, याद रखिएगा। SR मुंबई केस देखे तो उसमें बोला गया था कि प्रेसिडेंट रूल का जो इम्पोजिशन है उसका क्या हो सकता है, उसका क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो दोनों ही बिल्कुल सही उत्तर हैं, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं, करेक्ट पूछा है, हाँ सी सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SR मुंबई केस को अगर हम देखेंगे तो में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। पहले अधीन नहीं थी, इसके बाद अधीन की गई। चलो अगला प्रश्न, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्तीय वर्ष 1950 से 51 में लगभग कितने प्रतिशत था। तो आप सबको पता है, जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो ये आपका 50% था। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 50% था, देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान, ठीक है, वर्ष 1950 से 51 में लगभग 51% दिया गया था, ठीक है, वो 50 के करीब है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट 51% था, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम 2018, 19 या उसमें देखें तो ये 16% हो गया है अब। चलो अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली किस जनजाति के लोग प्रमुखता इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। तो ये तो हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पर माहीगीर था, ठीक है, माहीगीर, ये याद रखिएगा, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। देखिए, अगर हम पखा पनिका की बात करेंगे तो ये सोनभद्र और मिर्जापुर रीजन में मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर बुक्सा की बात करेंगे तो बिजनौर और आगरा में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पठारी की बात करेंगे तो सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, भुनिया सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र चंदौली में, बैगा सोनभद्र में, ठीक है, परहिया
सोनभद्र में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें खरवाड़ जो है वो देवरिया, बनारस, बलिया, इन वाले रीजन्स में, ठीक है। फिर गोंड, धुरिया, ओझा की बात करेंगे तो ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर वाले रीजन में, और इधर मऊ और सब उधर सोनभद्र में भी मिलते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली निम्नलिखित गैसों को उनके योगदान प्रतिशतता के अनुरूप अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन, ये सब आते हैं, उनको हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट को लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, तो मैं बता दूं नहीं। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वाटर वेपर का होता है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, ठीक है, फिर ओजोन। तो देख लीजिए 2 1 4 3, 2 1 4 3, डी आपका सही उत्तर है। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कंफ्यूजन हो सकती है। याद रखिएगा, अगर हम जलवाष्प की बात करें तो सबसे बड़ा योगदान जो है वो वाटर वेपर का है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का है, फिर मीथेन का है, फिर ओजोन का है। यहाँ पर जो ओजोन है वो किस मंडल में है? वो ट्रोपोस्फियर में है, ठीक है, क्षोभ मंडल में है, याद रखिएगा। तब ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव कर रही है, द्वितीयक प्रदूषक की तरह बिहेव कर रही है, ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। चलो अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस प्रकार के विकलांग व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है? तो बताइए। यहाँ पे दिव्यांग कर लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन में ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब आप जब दिव्यांग लिखेंगे तो आपको लिखने की भी आदत दिव्यांग ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, वाक दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग, दृष्टि दिव्यांग या फिर चल दिव्यांग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है दृष्टि दिव्यांग, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चले, जनगणना के अनुसार चले, तो कुल जनसंख्या का 2.21% जो व्यक्ति हैं वो आपके दिव्यांग हैं, ठीक है, जिसमें कि कुल अगर हम देखें तो 20.6% जो हैं वो आपके विजुअली हैंडीकैप है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं दृष्टि दिव्यांग है, ठीक है, जबकि सबसे कम 5.8% जो है उनको हियरिंग में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, ये याद रखिएगा। और अगर पूछे राज्यों के मामले में सर्वाधिक विकलांग व्यक्ति कहाँ है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो कुल कितने प्रतिशत है? 2.21% है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखने में, ठीक है, दृष्टि दिव्यांग है, ठीक है। चलो अगला हम देखते हैं, मोसाद किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो ये नहीं पूछेगा, यहाँ पर देख लीजिए आप, वैसे गुप्तचर संस्थाएं दी गई है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन अभी तक तो पेपर में नहीं पूछा है, तो याद रखिए। वैसे मोसाद जो है वो इजराइल की है, और भी दिया गया है यहाँ पर। यूएसए में अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, सेंट्रल इंटेलिजेंट एजेंसी। भारत में अगर हम देखेंगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की बात की जा रही है यहाँ पर। तो वैसे ये पूछा नहीं गया है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उस पर समय बर्बाद करने का मतलब नहीं है, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर त्रिपुरा में? तो यहाँ पर जो हॉर्नबिल है वो नागालैंड में मनाया जाता है, बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, आसान प्रश्न था ये। आगे देखिए, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो भित्री अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, प्रयागराज अभिलेख, करिए इसको, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात की गई है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, याद रखिएगा इसको, और मंदसौर अभिलेख। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? अगर हम देखेंगे रेशम बुनकरों के बारे में मंदसौर अभिलेख में जानकारी मिलती है, डी आपका सही उत्तर है क्लास।
यहाँ पर देख लीजिए डी सही उत्तर है। अब अभिलेखों से रिलेटेड प्रश्न एक बार देख लेते हैं। जब पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख तो क्या बताएंगे? खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। जब बोलेगा जूनागढ़ अभिलेख तो रुद्र दामन, याद रखिएगा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ठीक है। फिर प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। और उसके बाद ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। फिर मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। और लास्ट में देखें देवपाड़ा अभिलेख, ये विजयसेन से रिलेटेड है। यहाँ पे ऐहोल इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड प्रश्न हमने देखा था ना, कि जो कि आपका रिलेटेड है पुलकेशिन द्वितीय से। याद है ना आप लोगों को? नहीं याद होगा तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ पर है। हम लोग ने इसको डिस्कस किया था पहले के टेस्ट में। देखते हैं कौन सही बताता है। अगला देखते हैं। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित हैं किससे? तो शंकरदेव का संबंध किससे है? शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, द्वैत संप्रदाय से, या फिर द्वैताद्वैत संप्रदाय से? तो बताइए। निम्बकाचार्य की जब हम बात करते हैं तो वो द्वैताद्वैत संप्रदाय से हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शंकर देव की तो वो आपके रिलेटेड है वैष्णव संप्रदाय से। बी जो है वो सही उत्तर है। ये भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कभी कभी रिपीट कर दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री संप्रदाय की जब हम बात करेंगे तो रामानुजाचार्य से रिलेटेड है और इसे हम विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं, याद रखिएगा। फिर ब्रह्म संप्रदाय की जब बात करेंगे तो माधवाचार्य इससे रिलेटेड है, इसे हम द्वैतवाद कहते हैं, ठीक है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, जिसको कि शुद्ध द्वैतवाद कहा जाता है। और सनकादि संप्रदाय जो है निम्बकाचार्य द्वैतवाद, ये याद रखिएगा। याद रहेगा क्लास? तो इंपॉर्टेंट है ये आपके परीक्षा के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में प्रचलित शब्द इदरार की बात की गई है। तो ये क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, अन्य देशों के साथ व्यापार की एक निर्यात वस्तु थी, विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी, या इमारतों के निर्माण करने वाले संबंध में प्रयुक्त होता था। तो इदरार क्या था? इदरार जो था वो मुख्यतः विद्वानों को दिया गया क्या था? आर्थिक सहायता थी। तो यहाँ पर हम देखें सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्लास। इदरार जो है वो विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती थी, ठीक है। इसी तरीके से सदका अगर हम देखें तो ये तो गाने में भी आता 13 सदका, तो वो क्या है? ये एक धार्मिक कर हुआ करता था। वक्फ की हम बात करेंगे तो धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित कर दी जाने वाली जो संपत्ति होती थी वो वक्फ, अभी भी वक्फ सुनते होंगे आप। मसाहत की हम बात करेंगे तो भूमि की पैमाइश, ठीक है। मिल्क की बात करेंगे तो ये विद्वानों व धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि। आप मिल्क और इदरार में मत कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पर इदरार जो है विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राशि हुआ करती थी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सहायता की हम बात करते हैं। और जब हम मिल्क की बात करते हैं तो यहाँ पर जो विद्वान और धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग थे उनको दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी। फिर मैमार की बात करेंगे तो इमारतों का निर्माण करने वाला। तो स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लीजिए और अपने नोटबुक में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, तभी तो याद होगा। आज देखो, आज बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करना है आप लोगों को। फैक्चुअल डेटा आज बहुत हैं, ठीक है। अगला देखो 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में नहीं है? गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। वेरी गुड। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा भी लिखा है ना। केसरी जो है उसको बाल गंगाधर तिलक में मराठी लैंग्वेज में लिखा है और जो मराठा है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसे कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है, ठीक है। और किसने इन्हें फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया कहा है? वैलेंटाइन चिरोल ने। ये सब प्रश्न पूछा गया है, वैलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है। याद रखिएगा, इनको सेडिशन का चार्ज लगा के 7 साल जेल में बंद कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है क्लास। और गरम दल के नेता थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलो फिर इसके बाद देखिए इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है।
ठीक है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी सही है। लेकिन अभ्युदय की हम बात करेंगे तो इसको केशव चंद्र सेन ने नहीं लिखा है। तो कौन सा नॉट करेक्टली मैच था वो बोला गया है। अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखा गया है। और कौन कौन सा, लीडर, अभ्युदय और हिंदुस्तान किसने लिखा है, मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। इंडियन मिरर, बाम बोधनी केशव चंद्र सेन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आपको पता है ना, केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। बाद में इन्होंने अपनी बेटी का, छोटी बेटी का विवाह कर दिया था, जिसके वजह से लोग इनसे थोड़ा नाराज हो गए। फिर इन्होंने ब्रह्म समाज से अलग होकर इन्होंने अपना एक अलग समाज बनाया था। चलिए, इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू। कॉमरेड, हमदर्द किसने, मोहम्मद अली जिन्नाह ने। लाइफ डिवाइन, ये अरविंद घोष ने, ठीक है। अ नेशन इन मेकिंग किसके द्वारा लिखा गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। फिर यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी द्वारा। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया, राजा राम मोहन रॉय द्वारा। किसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, सती प्रथा उन्मूलन में, ठीक है। फिर सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका योगदान किसमें था, विडो रीमैरिज एक्ट में, विधवा पुनर्विवाह में, याद रखिएगा। सोम प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई, शिशिर कुमार घोष द्वारा, ठीक है। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इंडियन अनरेस्ट, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए सर वेलेंटाइन शिरोल द्वारा। और इन्होंने किसको बोला है फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, बाल गंगाधर तिलक को। फिर इंडिया फॉर इंडियंस, ये चितरंजन दास द्वारा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नरोजी द्वारा। कब, 1901 का समय था। फिर अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। द रिवॉल्यूशनरी, सचिन नाथ सान्याल द्वारा। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास द्वारा। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भवानी मंदिर, वरिंद कुमार घोष द्वारा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। आज के टेस्ट में मैंने आपको बताया है ना कि ज़्यादा फैक्चुअल डेटा हम लोग डिस्कस करें। फैक्चुअल डेटा ज़्यादा है जिसको कि आपको रटना है, ऐसा मुझे कुछ समझाना नहीं था। जब इकोनॉमिक के क्वेश्चंस कराओ या फिर जब आपसे कोई इवेंट से रिलेटेड प्रश्न करो तो वहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज इतनी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लो। तारकेश्वर मूवमेंट जो था वो 1924 में बंगाल के आंदोलन का संबंध प्रमुख रूप से मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार से था, ठीक है। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैट्रिक लॉरेंस ने किया। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी उपनाम देते हैं, ठीक है। फिर रॉलेट एक्ट के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड उपाधि का परित्याग किया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर तारकेश्वर मूवमेंट जो है, जो बंगाल में 1924 में हुआ था, वो किसके अगेंस्ट था, मंदिरों में जो करप्शन हो रहा था उसके अगेंस्ट था, याद रखिएगा। 1924 में, सही है। कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत आया तो इसको किसने लीड किया था, तो पैट्रिक लॉरेंस ने, ये भी सही है। महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्मर गोपाल हरि देशमुख को हम लोकहितवादी कहते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो आखिरी दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट अपना जो नाइटहुड की उपाधि थी वो त्यागी थी, ये गलत है। जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था उसके बाद इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, डी आपका सही उत्तर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है ना। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, बैसाखी का दिन था। अगला, अब ये आ गया आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन। देखो, जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है तो उससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ती है तो उसे लागत जन्य मुद्रास्फीति कहते हैं। तो मैंने आपको बताया है इन्फ्लेशन को मुख्यतः हम डिमांड
पुल इन्फ्लेशन कहते हैं और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, याद रखिएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है क्लास, जब सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है, और डिमांड अचानक से बढ़ जाए तो क्या होगा, जो रेट है, जो प्राइस है किसी भी गुड्स का और सर्विस का, वो बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई जो थी कोरोना टाइम में वो फिक्स थी, ठीक है, उतने ही ऑक्सीजन सिलेंडर प्रेजेंट थे, मतलब सप्लाई में थे। लेकिन अचानक से कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से क्या हुआ था, जो डिमांड थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वो बहुत तेजी से बढ़ गई थी। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर अगर बिक भी रहे थे तो बहुत महंगे बिक रहे थे। यही हाल मेडिसिन का था। मेडिसिन की जो सप्लाई थी वो कांस्टेंट थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन डिमांड बहुत तेजी से मेडिसिन की बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो एमआरपी थी उससे ज्यादा में मेडिसिन बिक रही थी मार्केट में। तो ये क्या है, ये आपका है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, डिमांड बढ़ गया, तो एकदम सही है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की हम बात करें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं 20 लाख की, ठीक है, आपका बजट है, आप 20 लाख की एक कार खरीद के आ गए। लेकिन अभी कुछ समय बाद देखा गया कि वही 20 लाख की गाड़ी जो है वो 25 लाख की हो गई। तो दिमाग में आया क्यों 25 लाख की हो गई भाई, क्या रीजन है। तो पता चला कि गाड़ी में जो पार्ट्स लग रहे हैं स्टील के, स्टील महंगा हो गया, इस कारण गाड़ी का भी रेट बढ़ गया। तो यहाँ पर जब हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जो भी प्रोडक्शन में जो आइटम्स यूज हो रहे हैं उनके प्राइस बढ़ने के कारण फाइनल गुड जो है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसका भी प्राइस बढ़ जाता है। मैंने आपको एक फिगर दिखाया था जिसमें बलून लिया एक आदमी था जो कि 5 रुपए में एक गुब्बारा बेच रहा था, हीलियम गैस उसमें भरी थी, ठीक है। आज हीलियम गैस का जो प्राइस है वो दोगुना हो गया, तो अब वो भी गुब्बारा 5 रुपए की जगह 10 रुपए बेच रहा है। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। दोनों ही यहां पर बिल्कुल सही दिए गए हैं, ठीक है क्लास। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, ये आपका है नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, हॉटेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, फिर रेड प्लैनेट। तो चलो कर ही लेते हैं, जब क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां पर देखिए, जब हम नियरेस्ट प्लैनेट की बात करेंगे तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है ना, बुध है, तो ए का थर्ड हो जाएगा, दो जगह ए का थर्ड दिया गया है। फिर ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट की अगर हम बात करेंगे तो वो वीनस है, शुक्र है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है, तो सी का सेकेंड। और रेड प्लैनेट मार्स है, मंगल है, ठीक है, आपको पता है मंगल है, मूंगा पहना जाता है ना वो सब, तो ये ध्यान दीजिएगा, सी आपका सही उत्तर है। बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। देखो कनाडा का कैपिटल क्या है, ओटावा है, डी का फर्स्ट 2 जगह दिया गया है, वेरी गुड। आगे देखते हैं, अब स्पेन की अगर हम बात करें तो स्पेन का क्या है, मैड्रिड है, ठीक है, तो ए का थर्ड। यूथानिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या है, विलिनस है, बी का सेकेंड। फिनलैंड का क्या है, हेलसिंकी है, ठीक है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर कोई दिक्कत, कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पेपर में, राजधानी से। चलो अगला देखते हैं, कौन सी एक विशेषता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों की नहीं है। धारवाड़ चट्टानों की बात यहां पर की जा रही है क्लास, तो ध्यान दीजिएगा, ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। मैंने आपको बताया है ना कि जो धारवाड़ और गोंडवाना की अगर हम बात करेंगे तो गोंडवाना किस चीज के लिए फेमस है, कोल के लिए, कोयले के लिए, और धारवाड़ मिनरल्स के लिए। तो अगर किसी चट्टानों में मिनरल्स मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, कहा जा सकता है ना, तो एकदम सही है, महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं इन्हीं चट्टानों से मिलती है भारत में, बिल्कुल सही है, अभी हमने डिस्कस किया, जितने भी मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, वो यहीं से मिलते हैं। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी होती है, ये भी सही है, जब आर्कियन चट्टानें जो हैं वो टूटती हैं, उनका डिपोजिशन होता है, इरोजन होता है, तो वो जब उनका इरोजन होता है तो धारवाड़ की चट्टानें बनती हैं। आपने पढ़ा होगा ना, आर्कियन चट्टानों के बाद धारवाड़, फिर कुटप्पा, ठीक है, फिर गोंडवाना। हम फिर देखो, भारत
का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों से मिलता है, यही आपका गलत है। तो यही उत्तर है, जो 90% कोयला है भारत में वो गोंडवाना क्षेत्र से मिलता है। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। आज तो आप लोगों के बहुत से प्रश्न सही हुए होंगे, मुझे लग रहा है। चलो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज और लुद्दी बनाने में होता है। सागौन की लकड़ी का उपयोग रेलवे, वैगन, जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है। तो बहुत ही आसान है। सागौन तो आप लोग देखते ही हैं कि सागौन का जो उपयोग है, लोग कहते हैं अरे घर बनवाना सागौन की लकड़ियां चाहिए, फर्नीचर में सागौन की लकड़ी। अरे देखो, जिसके घर में सागौन लगा होता है लोग बड़े उसके साथ है, अरे हमारे यहाँ सागौन का काम हुआ है ना। सागौन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में जाओगे तो बहुत सड़कों के किनारे आपको सागौन के वृक्ष दिखेंगे, बहुत सागौन वहां पर दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये तो सही है। सुंदरी वृक्ष की अगर हम बात करें तो सुंदरी वृक्ष के नाम से ही सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, मैंग्रोव की क्या विशेषता होती है? ये अगर एक मैंग्रोव वृक्ष है तो इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी जो जड़ें हैं ना, ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं ऐसे, और ये जो जड़ें ऊपर की तरफ आती हैं, इन्हीं के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पायर करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। अगर ये एक मैंग्रोव वृक्ष है तो इनकी जड़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, और मैंग्रोव्स कहाँ पर भारत में अगर हम देखें, सुंदरबन डेल्टा, वहां पर सुंदरी वृक्ष के नाम पर सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ये चीज याद रखिएगा। और मैंग्रोव्स की जो ये रूट्स होती हैं ये ऊपर की तरफ रहती हैं। इनके जो सीड्स होते हैं ना, वो जब पेड़ में लगे होते हैं तभी वो जर्मिनेट कर जाते हैं। और मेनली ये कोस्टल एरियाज में आपको मिलेंगी, जहां पर पानी जो है वो सेलाइन है, मतलब हम कह सकते हैं कि मेराइन वाटर है या फिर ब्रैकिश वाटर में ये मिलते हैं। तो यहाँ पर इनका जो उपयोग है ना, वो कागज लुद्दी बनाने में नहीं किया जाता, ये आपका गलत है। हार्डवुड होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता है। तो यहां पर क्या बोला गया? करेक्ट स्टेटमेंट। तो खाली बी आपका सही है, ए आपका गलत है। देख लीजिए, सुंदरी वृक्ष गंगा डेल्टा की बहुतायत में पाए जाते हैं। इसकी लकड़ियां कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती है, जिसके वजह से नाव, कुर्सियां, मेज, खंबे इनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। चल अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। पर्यटन स्थल दिया है और राज्य दिया है, तो मैच करो क्लास। चकराता, हफलांग, कलिम्पोंग, कुफरी। तो यहां पर क्या सही होगा? अगर हम देखेंगे चकराता उत्तराखंड में है। ठीक है, ए में 2 बार 3 है, तो बी का तो फर्स्ट मिल गया हमको यहां से हिंट। तो बी का हफलांग की बात करेंगे तो असम में हो गया। कलिम्पोंग की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है? ये पश्चिम बंगाल में है, और कुफरी हिमाचल प्रदेश में। डी का 4th। तो उत्तर क्या हो गया सही? सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्या सही उत्तर है? सी सही उत्तर है। अगला देखें, 29। यहां पर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपकरण ऊर्जा का रूपांतरण, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। एकदम सही है ना? तो जब लाउड स्पीकर चलाते हो तो बिजली का तार लगाते हो ना, और फिर क्या मिलता है? साउंड मिलता है। ठीक है, और फिर आप लोग डांस वांस करते हो लाउड स्पीकर लगाकर, तो ये सही है। या फिर भाषण वाषण देते हो। सितार में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अरे, सितार में मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो जो भी सितार पकड़ेगा वो तो फिर झटका लग जाएगा, उसको करंट लग जाएगा। नहीं, यहां पर अगर हम देखें तो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। गलत है। अगर ऐसा हो गया तो करंट लग जाएगा सितार पकड़ते ही। सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी में या सोलर सेल में क्या होता है? सोलर एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ये सही है। तो सही क्या क्या है? 1 और 3, 2 जो है वो गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अरे यहां पर देख ले। अच्छा क्लास देखिए, यहां पर आपसे क्या पूछा गया? कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है, और मैंने सही पर टिक लगा दिया है। तो यहां पर कौन सा सही नहीं है क्लास? खाली 2 सही नहीं है, क्योंकि अगर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सितार में कन्वर्ट होती तो जो भी सितार वादक होता उसको करंट लग जाता। ठीक है, तो ये गलत दिया है। चलो
अगला प्रश्न देखते हैं। सीमेंट निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो बताइए, केवल चूना पत्थर का, केवल चौक का, ग्रेफाइट और चूना पत्थर का, या फिर चूना पत्थर और मिट्टी का? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जब भी हम सीमेंट की बात करेंगे तो उसमें चूना पत्थर और मिट्टी दोनों होती है। डी आपका सही उत्तर है, लाइमस्टोन और क्ले। डी सही उत्तर है। देख लीजिए, सीमेंट एक बांधने वाला पदार्थ है, घर वर में सीमेंट लगाया जाता है, इसमें चूना पत्थर व मिट्टी के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनता है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉलीसेक्राइड सकरा नहीं है? तो बताइए, स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज या ग्लाइकोजन? तो यहां पर कौन सा सही नहीं है? ग्लूकोज, बी। यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब क्लास हम देखें तो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स की हम बात करेंगे तो ये मीठे फलों और शहद में अधिक मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो सबसे अधिक पाई जाने वाली महत्वपूर्ण सकरा है। फिर डाइसेक्राइड का अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दो मोनोसेक्राइड से, देखिए मोनोसेक्राइड एक, डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड से, पॉलीसेक्राइड दो से अधिक, ये याद रखिएगा। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक है, सेलुलोज, ये सब क्या है? ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं। मोनोसेक्राइड एक, डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड से, और पॉलीसेक्राइड दो से अधिक मोनोसेक्राइड से बनता है। यहाँ पर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज की बात करेंगे तो ये सब क्या है? पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लिवर के रिलेटेड है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। यकृत प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, वो यकृत है, बिल्कुल सही है। हम बाइल जूस की बात करते हैं जब, तो बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है लिवर द्वारा, ठीक है। देखो जब पीलिया होता है तो शरीर पीला पड़ने लगता है ना, तो पीला किसकी वजह से शरीर पड़ता है? जब ये बाइल जूस की अधिकता हो जाती है पीलिया, और पीलिया में लिवर अफेक्टेड होता है ना, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आप एक मिनट, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये लिखा है ना, बाइल जूस सिक्रेटेड बाय लिवर इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो परीक्षा में पूछा जाता है जो बाइल जूस है, जो आपका पित्त रस है, वो कहाँ पे बनता है? लिवर में बनता है। और कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। तो पीलिया में लोग कहते हैं ना, लिवर में बहुत ज्यादा हो रही है, दिक्कतें हो रही है और शरीर पीला पड़ने लगता है। किसके वजह से? इस पित्त रस की वजह से, बाइल जूस की वजह से। द लिवर पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। तो उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें। अनाज भंडारण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है? ठीक है, किसको एज अ बायोपेस्टिसाइड की तरीके से यूज किया जाता है? तो आपको तो पता होगा, घर में देखा होगा कि नीम की पत्तियां रख दी जाती हैं चावल में ताकि उसमें घुन वुन ना लगे। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। टर्मरिक भी, हल्दी भी लोग डाल देते हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना लगे। तो हम कह सकते हैं बायोपेस्टिसाइड के रूप में यहाँ पर टर्मरिक और किसका? नीम का यूज किया जा रहा है। तो बोथ ए एंड बी, ये तो घर में भी देखा होगा आप लोग ने। अगला देखें 34, निम्नलिखित में से किन मामलों में राज्यसभा की शक्ति और पद लोकसभा से असमान रहता है? तो चलिए बताइए। दोनों में इक्वालिटी नहीं होती है, डिफरेंसेस होते हैं। राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, परंतु अनुदान की मांगों पर मत नहीं दे सकती है। ये बिल्कुल सही है। जो राज्यसभा है वो डिस्कस कर सकती है बजट को, बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, सही है। The bill for abolition of proclamation of national emergency can be passed in राज्यसभा only। जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है उसकी समाप्ति के लिए विधेयक केवल राज्यसभा में पारित किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। दोनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो यहां पर क्या बोला गया है हम देख ले एक बार। निम्नलिखित में से किन मामलों में, तो नहीं, किन मामलों में राज्यसभा की शक्ति और पद लोकसभा से असमान है, ठीक है। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा। बी में तो समान है ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होना चाहिए।
तो ए आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं ये, और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है ये, मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए, संघ राज्य क्षेत्र उच्च न्यायालय लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव एवं दादर नागर हवेली। तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था अंडमान निकोबार किसके अंडर में था, तो ये कोलकाता में, ठीक है। तो सी का सेकंड 2 जगह है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं फिर, जब 2 जगह है, ए का लक्षद्वीप देखेंगे तो केरला हाई कोर्ट, तो ए का 4th, अब आंसर मिल गया। बी का पुडुचेरी का चेन्नई, ठीक है। और अगर हम देखेंगे दमन और दीव का मुंबई, तो उत्तर क्या है, डी आपका सही उत्तर है। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के क्लास में फैक्चुअल डेटा ज़्यादा थे, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मुझे उतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी आज के क्लास में, ठीक है। तो हमने और भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ऐसे ही हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होती है तो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझको बताएंगे। हिंदी में अगर किसी को दिक्कत हो रही है कहीं पे, तो आप भी बताइएगा कि मैम इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं समझ में आया, ठीक है। और प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर स्पीड को बढ़ाकर सारे लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देखिए। क्या करिए, ज़रूर देखिए क्लास। अब आने वाले सेशन में हम कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आज का टेस्ट इजी था, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आए होंगे, लेकिन आने वाले टेस्ट आपके और डिफ़िकल्ट लाएंगे, जहां पर आपको कंफ्यूज किया जाएगा और फिर सही उत्तर देकर आपको का डाउट क्लियर किया जाएगा। हर उन पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा जहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स से डिस्कस करते हैं कि कहां कहां आपको कंफ्यूजन हुई, क्यों आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। तो फिर वो जब बताते हैं तो एक आइडिया मिलता है, ठीक है, कि जब हम प्रेशर में रहते हैं तो हम किस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं और किन पॉइंट्स को गलत सोच लेते हैं। तो हर पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए एक एक प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। आप लोग से कहूंगी, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और आप ज़रूर सफल होंगे। कभी भी अगर लगता है कि अब थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, तो शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइए और कहिए कि मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए। आत्मविश्वास की कमी रहेगी तो अगर आपके अंदर गुण भी है तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो अपने अंदर एक विश्वास लाइए, अपने ईश्वर पे, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए और हम टीचर्स का भी आशीर्वाद आप लोग के साथ बना है। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। कोई भी डाउट हो डिकोड एग्जाम के फैकल्टीज को बताइए। धन्यवाद क्लास, मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।